सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जी जंगल का कानून है, तमाम कवानीन जो आपने बनाए हैं अक़वाम आलम के लिए, दुनिया के एक नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए, हाल ही में ऐसा लगता है कि वो तमाम ही चैलेंज हुए हैं। क्या ये कभी बदले भी थे? यानी इज़न्ट माइट ऑलवेज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे उर्दू में कहा जाता है। आपके सामने सूरत हाल है, पौने 2 साल से गज़ा पे तमाम लोग कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इंसानी हुकूक़ की, तमाम इंसानी हुकूक़ की पामाली करते हुए इजराइल की जारियत जारी है और अब इस जारियत ने रुख लिया है, इसका जो हदफ है वो ईरान है। हमने देखा कि एक हफ्ते के तनाज़े के बाद और दुनिया भर की इनपुट के बावजूद अमरीकी रियासत इसके अंदर कूद पड़ी है, बाकायदा इसका हिस्सा बनी है। अलग सुबह हमने देखा कि कहा जा रहा है कि जो ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर तनसीबात हैं, जौहरी तनसीबात हैं, उन पे अमरीका हमला आवर हुआ है। पहले अमरीका ने यकीनन बहुत सारी मुलाकातें की, जिसमें हम देखते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, G7 में रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप की थ्रू आउट अपनी कैंपेन जो एक कॉल रही है, लोगों को उनका कहना रहा है कि जी वो दुनिया में अमन व अमान लेके आएंगे। पाकिस्तान और भारत के तनाज़े में उन्होंने अपना एक निगोशिएटर के तौर पे, एक मीडिएटर के तौर पे किरदार अदा किया, जिसको सराहा गया और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नामज़द किया। लेकिन अब सूरत हाल यकायक बदल गई है। जहाँ उन्होंने कहा था कि वो 2 हफ्ते बाद ये फ़ैसला लेंगे, अचानक हमने देखा कि तमाम तर अच्छे मशवरों के बावजूद, यहाँ तक कि बरतानिया ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने का बाकायदा मशवरा दिया था कि ही नीड्स टू बी कूल हेडेड अबाउट इट, इसके दूरअसर नताइज हो सकते हैं। चीन की तरफ से, रशिया की तरफ से, तुर्की की तरफ से तमाम लोगों ने कहा था कि थोड़ा आपको इसके साथ डिप्लोमेटिकली, सफारती अंदाज में चलना पड़ेगा, डायलॉग और सियासी हल निकालना पड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि अमरीका ने ये कदम उठाया और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यकीनन ईरान का अब राइट बनता है कि वो रिटालिएट करे। इसकी रिटालिएशन में यकीनन एक जो इतलात आ रही हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मैनी, उनकी तरफ से ये बड़ा क्लियर ख़मने, सॉरी आई ऑलवेज़ मिस प्रोनाउंस हिज नेम, उनके हवाले से ये ख़बर आ रही है कि उन्होंने कहा कि यकीनन ईरान इसके हवाले से रिटालिएट भी करेगा और संगीन इक़दामात की बात की जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की, वो कहते हैं ना कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, उनकी ख्वाहिशात बढ़ती चली जा रही हैं। हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा कर दिया, यानी रिटालिएट भी ना करें। ईरान ने बाकायदा इस पर बात कही कि देखिए जी, पिछले जो 5 राउंड ऑफ डायलॉग हुआ है उसमें हम अपनी जौहरी तनसीबात, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो बात हो रही थी, लेकिन अगर अब ये बात की जाए कि लॉन्ग रेंज मिसाइल भी नहीं होंगे, यानी आप दिफाई सलाहियत को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं इस खत्ते में किसी भी मुल्क की और एक तरह से चौधरी बनाना चाहते हैं इजराइल को, तो ये नाकाबिले कबूल है। इसके अलावा ईरान ने बड़ी क्लियर ये इंदिया दिया था जब सिर्फ और सिर्फ ये तनाज़ा ईरान और इजराइल के बीच में था कि जब तक ये हमला और ये अटैक और ये रिटालिएशन की सूरत हाल है, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई और डायलॉग हो सके या जंगबंदी की तरफ मामला जाए या आप कोई हमसे अपनी कंडीशंस मनवा सके। लेकिन अब ये मामलात एक अगली नहज पे पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल बहुत संगीन है, यकीनन देखना पड़ेगा। एक बरादर मुल्क है, यानी ईरान की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक दूरस्थ रिलेशनशिप अमेरिका से भी है और हाल ही जो सिनेरियो बना भारत के बाद, वो भी हमारे लिए एक अहम इंटरनेशनल रिलेशन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब। दोनों से जानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर उनका क्या तज्जिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह बखैर। सुबह बखैर सर, उम्मीद है कि आज का दिन और ये सवेरा पूरे खित्ते के लिए अमन व अमान की और अच्छी खबर लेके आए। आप बताइए कि इस वक्त ऑल आइज़ ऑन ईरान आफ्टर ट्रंप ने ये ऑबलिटरेशन का जो एक अमल किया है। अमेरिका के मुताबिक दे हैव ऑबलिटरेटेड ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स। पहले तो मैं आपका इसके ऊपर तज्जिया चाहूँगी कि अगर इस बात को मान लिया जाए कि ये ईरान की न्यूक्लियर असासे थे, तनसीबात थी, हाउ रिस्पॉन्सिबल वॉज इट फॉर अमेरिका टू कार्पेट बॉम्ब इट, यानी रेडिएशन, न्यूक्लियर साइट को इस तरह उसके ऊपर हमला करना, क्या इसके बहुत ही ज़्यादा संगीन नताइज नहीं मुरतब हो सकते थे? अगर तो ये आर्ग्यूमेंट सही है, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ऐसी कोई रेडिएशन का इंखला वहाँ से हुआ नहीं है। हाउ आर यू रीडिंग दिस सिचुएशन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि इजराइल जो था वो फेलियर की तरफ जा रहा था बुरी तरीके से, और अमेरिका हैज़ रेस्क्यूड इट वंस अगेन। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया को अगर आप देखें तो वेस्टर्न मीडिया ये कहता है कि इजराइल इज विनिंग
लेकिन फिर एक और पॉज आता है और वो ये कहते हैं कि येट इट नीड्स हेल्प फ्रॉम अमेरिका। तो फिर देन हु इज विनिंग? नंबर वन। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी का बराह रास्त जो है वायलेशन है, बिकॉज वंस IAEA इज सेइंग कि जी ये इनके पास नहीं है और कोई ऐसे साइंस नहीं है जिससे ईरान के पास न्यूक्लियर है, तो फिर उसके ऊपर हमला बिला जवाब है, इसका कोई रीजन नहीं है और पूरे रीजनल सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट को जो है आपने तबाह बर्बाद कर दिया कि अगर उसमें रेडिएशन होती तो फिर तो UAE और रीजनल कंट्रीज जितनी भी थी समेत पाकिस्तान के वो तमाम अफेक्ट हो सकती हैं और ख़ास तौर पे जो समुद्री पानी है वो बुरी तरीके से जो है अफेक्ट होता। तो क्या इज इट अ रिस्पॉन्सिबल एक्ट बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो इट इज़ कम्प्लीटली इररिस्पॉन्सिबल। सेकेंडली ये है कि अगर लीगल एस्पेक्ट में देखा जाए तो पहली बात यह है कि अमेरिका का बड़ा वाज़ेह स्टांस मौजूद है, उनका रिटर्न मौजूद है कि अगर आपको किसी मुल्क से डायरेक्ट थ्रेट है तो उसकी वजह से जो है फिर आप ये काम कर सकते हैं, आप हमला कर सकते हैं, बट उसके लिए भी कंडीशन ये है कि यू नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम जो कांग्रेस कमेटी है, उससे आपको जो है मशावरत करके आपको करना पड़ेगा। इसी वजह से ये मामला जो है मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर अदालत में चला जाएगा और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं he will be held. Sir, unfortunately as much as we'd like to give credit to that Abdullah साहब, that will become an internal matter. इस तरह के तो आप देखें अरेस्ट वारंट्स और अदालती मामलात नेतन्याहू के खिलाफ भी हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ भी हो जाएं, रीजनल पॉलिटिक्स को और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को आई डोंट नो ये कितना पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे। लेकिन अब मुझे बताइए कि ये जो नई डिमांड इन्होंने सामने रख दी है, प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि हम रेजीम चेंज चाहते हैं ईरान में। अगेन एक मदाखलत है ईरान के सॉवरन मामलात के ऊपर और फिर एक तरह से धौंस जमा कर यानी और मज़ीद संगीन नताइज के हवाले से डरा कर धमका कर ये ख्वाहिश सामने रखी जा रही है। क्या दूसरे ममालिक, ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि सऊदीया की तरफ से इस पर बयान आया है, पाकिस्तान की तरफ से आया है, दूसरे और ममालिक चीन और रशिया की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर कंडमेशन आई है। हाउ डू यू सी थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड? क्या ये मामला मजीद एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, पहली बात यह है कि ईरान के अगर तारीख को देखा जाए तो ईरान की तारीख वाज़े है। उन्होंने 10 साल इराक के साथ जंग लड़ी, तकरीबन 3.25 लाख लोग शहीद कराए, बट दे डिड नॉट सरेंडर। दूसरी बात यह है कि इजराइल के साथ उनका एक बहुत तवील कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हज़ारों ईरानियों जो है वो अमेरिकन मार दिए। ईरानियों ने कौन से मारे भाई, कौन से कॉन्फ्लिक्ट में मारे? 1979 के बाद अमेरिका और ईरान वर पोल्स अपार्ट और उसके बाद जो है ये पहला डायरेक्ट थ्रेट है, जो डायरेक्ट हमला है उन्होंने इनकी सरजमीन पे किया। इससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके अंदर जब वो उनके जनरल थे कासिम सुलेमानी, कुछ फोर्सेस के कमांडर और उनके इंटेलिजेंस चीफ, उनको ड्रोन के जरिए, अमेरिकन ड्रोन के जरिए हमला किया गया, शहीद किया गया इराक के अंदर। और उसके बाद रिटेलिएशन के अंदर अमेरिकन बेस इराक के अंदर उसके ऊपर हमला किया गया ईरान की जानिब से, जिसमें 250 के करीब जो थे सोल्जर्स और ऑफिसर्स उनको जो है वो जख्मी हुए और 75 के करीब जो थे वो मारे गए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको हजारों का आप नाम देते हैं। अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट आप देखें, रिजीम चेंज का बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पहली बात यह है कि इस टाइम पे 46 ईयर्स हो चुके हैं 1999 से लेके आज तक, और इसके अंदर जो लोग पैदा हुए हैं और जो एक नई नस्ल आई है वो उनका हेट है अमेरिकन की तरफ, उनका हेट है इजराइल की तरफ। कैसे कोई प्रो इजराइल और प्रो अमेरिका वहां रिजीम ला सकेगा? अमेरिका यही चाहता था इराक के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना करके वहां उन पर हमला किया, 10 लाख लोगों को शहीद किया। नतीजा क्या निकला कि टोनी ब्लेयर ने कहा कि जी देयर वर नो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फाउंड, तो फिर आपने 550 बंदे रोजाना के तौर पर कत्ल कर दिए। फिर उसके बाद लिबिया के अंदर इनको रिजीम चेंज करना था, आज लिबिया का हाल देख लिया। फिर इसके बाद इन्होंने यमन में रिजीम चेंज की ख्वाहिशात कर दी। यानी कि दिस विल नॉट एंड,
कभी ये वियतनाम में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, कभी हेटी में करना चाहते हैं, कभी सोमालिया में करना चाहते हैं। अब्दुल्ला साहब, इफ आई मे इंटरप्ट यू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और सबसे बढ़कर ये कि जो सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इनका होता है, रिजीम चेंज प्रोजेक्ट, इसके कोई खातिर ख्वाह या पॉजिटिव असरात अमेरिका के लिए भी मुरतब नहीं होते। ना वो इकोनॉमीज़, ना वो ममालिक स्टेबल होते हैं, और जैसे ही वहाँ से इनखला होता है अमेरिकन इन्फ्लुएंस का, इट फील्स दैट दे आर नेवर एबल टू चेंज, लॉन्ग टर्म चेंज वो सेंटिमेंट में ला ही नहीं पाते। केस इन पॉइंट अफगानिस्तान, 20 साल यहाँ रहने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जो आपने कहा कि जो दिलों में नफरतें थी या जो सेंटिमेंट था, पब्लिक सेंटिमेंट था, वो बदला नहीं। हमारे साथ ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अहमद साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो ब्रिगेडियर अहमद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? I believe that we are going to take a minute to add him into the conversation. अब्दुल्ला साहब, वापस आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताएं एक और चीज़, अमेरिका ने या अमेरिका की पुष्पनाही के साथ हमने देखा कि साउथ एशियन रीजन में भी इंडिया को एक चौधरी के तौर पे उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की। लोग बार बार ये कहते हैं कि 10 मई के बाद जो हालिया भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद सिचुएशन बहुत बदली है। एक बड़ा चेंज हम इरानियन सेंटिमेंट में भी देख रहे हैं, क्योंकि इन द लास्ट मैनी ईयर्स हमने ये भी देखा कि अफ़गानिस्तान की तरह ईरान में भी इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन इस वक्त जो हालिया सिनेरियो जिसका ईरान को सामना है, उसमें ये बात भी बड़ी वाज़ेह हुई कि ये इंडियन इन्फ्लुएंस ईरान के हक़ में नहीं गया, बल्कि वहाँ पे स्पाई नेटवर्क्स फैली, और जो एक मिलिट्री अलायंस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अलायंस है इंडिया और इजराइल की, उसके लिए एक तरह से बिसात बिछाई गई ईरान में। इंटरनली वहाँ पे जासूस भी मौजूद हैं, और इंटरनली ईरान को कमज़ोर करने की बहुत ज़्यादा एक तरह से काविशें की गई, और उसमें भारत का भी एक किरदार है। इस पे आप क्या कहेंगे अब्दुल्ला साहब? देखिए, पहली बात यह है, रिजीम चेंज के ऊपर ही थोड़ा सा बात कर लें। पहली बात यह है कि रिजीम चेंज को आप देखें कि जिस जगह गए हैं वहाँ केओस और अनसर्टेनिटी जो है वो बड़ी, और ह्यूमैनिटी सफर किया। अफगानिस्तान के अंदर जिधर से ये इन्होंने शुरू किया, दे आर बैक टू स्क्वायर वन, और तालिबान की आज हुकूमत मौजूद है। अब आप ये देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि क्या अगर आयतुल्लाह खामेनेई जो है आज वो नहीं रहते, या मसूद पज़ेश्कियान नहीं रहते, तो फिर क्या आने वाला अब्दुल्ला गुल या सिदरा इकबाल जो हैं वो क्या इजराइल को तस्लीम कर लेंगे? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये ईरानियन नेचर के खिलाफ है, क्योंकि वो एक मिल्लत और कौम है, और रिजीम चेंज का आलम उन्होंने सीरिया के अंदर देखा, और उसके बाद उन्होंने कानों को हाथ लगा लिया जिनके ख्याल में था। और फिर खुद वो ईरानी जो इस टाइम पे अमेरिका में बस रहे हैं, जो शाह ऑफ ईरान के दौर में वहाँ माइग्रेट कर गए थे, वो ये लिख रहे हैं कि बाय फोर्स जो है वो ईरान को आप रिजीम चेंज नहीं करवा सकेंगे। ये तो यहाँ बात खत्म हो गई। अब आपके जो इंडिया का सवाल है, देखिए, पाकिस्तान नीड्स टू डिसाइड कि हमें अपने ईरानियन बॉर्डर जो कि 909 किलोमीटर है, उसके ऊपर हमें इजरायली फौज चाहिए, हमें जो है इंडियन फौज चाहिए, या हमें अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान की फौज चाहिए। ये हमें फैसला है। आप जो इंडियन स्पाई नेटवर्क है, देखें, यही बात हम ईरान को कह रहे थे कि आप उनके साथ बहुत ज्यादा कुर्बतें बढ़ा रहे हैं, कभी चाबहार पे जा रहे हैं, कभी उनके बिजनेसमैन को आप टू मच इंग्रेस दे रहे हैं। नतीजा ये निकला कि इंडियंस जो थे, जो उनके एक बहुत बड़े बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने उनको डिच करा दिया। और नरेंद्र मोदी को फर्स्ट फोन जो था, वो जो नेतन्याहू ने किया जिस दिन जुम्मे को हमला हुआ, तो नेतन्याहू ने अमेरिका को फोन नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं किया, बल्कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी को किया। क्यों किया? इसका मतलब है कि ये जो इनका नेक्सस था, वो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज करवा रहा था ईरानियन सिक्योरिटी को, और नतीजा आपने देख लिया कि उनकी जितनी मिलिट्री हायरार्की थी वो सारी की सारी उन्होंने शहीद कर दी। अब नतीजा ये निकलता है कि ये सारी सूरत हाल में अब ईरान को समझ आ गया, और उसी वजह से उनकी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के जो है वो नारे बुलंद हुए। मेरा कल का कॉलम भी मौजूद है इसी के ऊपर। तो उसकी वजह ये थी कि दे हैव रियलाइज्ड, तो फिर उनको भी बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। प्लीज मुझे इस पे थोड़ी सी एलैबोरेशन आपकी और चाहिए होगी। मुझे बताएं, ये तशक्कुर पाकिस्तान के नारों के हवाले से जो पूरी दुनिया में बात की जा रही है, what is it indicating? Is it a military to military alliance of Pakistan and Iran? Is it a government to government alliance? ये किस बात का शुक्रिया? ये सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकती अब्दुल्ला साहब। How are the two countries working together who are also neighbors? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में
हमारे बहुत सारे जो है देयर वाज अ डे लाइट बिटवीन अस, लेकिन उसके बाद वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई और ख़ास तौर पे जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हुए और जनरल आसिम मुनीर आए PDM-1 की गवर्नमेंट में, तो बॉर्डर मंडियों का इफ्तिताह हुआ और जो साबिक सदर थे ईरानी शहीद इब्राहिम रईसी, वो वहाँ आए और उन्होंने 105 मेगावाट का एक बिजली का मंसूबा भी जो है वो लगाया तुर्बत के अंदर, और उसके बाद उनका जो बॉर्डर मंडियां का इफ्तिताह हुआ और पाकिस्तान और उनका ट्रेड आपस में चलता रहा। जो हमारा ऑयल का जो अब्दुल्ला साहब, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हमें ब्रिगेडियर अहमद साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहेंगे। अहमद साहब, इस पर आपका भी कमेंट चाहूँगी। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट्स थी कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद पाकिस्तान ने ये बड़ा क्लियर पैगाम ईरान को दिया कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और दोनों ममालिक में लोगों ने शायद समझा कि अब इनके इख्तिलाफ़ात बढ़ेंगे। भारत की तो ख्वाहिश थी कि ईरान और पाकिस्तान के इख्तिलाफ़ात बढ़ें, लेकिन दे वाज दे बोथ वाउड टू द फैक्ट कि दोनों अपनी सरजमीन को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस वक्त ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात या रिश्ता या अलायंसेस किस नहज पर हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात का ताल्लुक है, तो पिछले साल हमारे जरूर एक रॉकेट एक्सचेंज हुए थे जी। और उसमें गलतफहमियां थी ईरानी मिलिट्री गार्ड्स और जो वहाँ की कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज हैं, तो उसमें जरूर एक हल्का सा रिफ्ट आया था और फॉरेन डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से उसको सबसाइड हमने कर लिया था। इस वक्त जहाँ तक बात है पाकिस्तान और ईरान की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो अपने पीक के ऊपर है, वो जो बहुत ब्रदरली है, उसका एक टेस्टिमोनियल जो है उनकी अपनी असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वो तमाम चीज़ों को बड़े जो है बेहतरीन तरीके से जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान की इस वक्त जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो किस कदर स्ट्रेंथन है। स्पेशली अब जब मोसाद और जो रॉ का नेक्सस है वो अनअर्थ हुआ है कि जिसके मुतालिक पाकिस्तान बारहा दफा ईरान के साथ अपने कंसर्न शेयर कर चुका था, तो ऑल द मोर रीजन ईरान को अब सही मानों में पता चला है कि चाबहार पोर्ट बनाने के सिलसिले में या चाबहार से लेके काबुल तक सड़क जो बनानी थी उसके पीछे उनको कितना चैलेंज करवाया है। जो रॉ के एजेंट थे जो मोसाद के साथ राब्ते में थे और इनकी लीडरशिप को जो शहीद किया गया है, उसके पीछे नन अदर बट इंडिया जो है वो एक तरफ है। कल होने वाला जो हमला B-52 वाला जो है उसमें भी इंडियन एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया था। तो ईरान और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो बहुत तेजी से मजीद बेहतर हो रहे हैं। आपने अफगानिस्तान का भी देखा कि उन्हें चाइनीज ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद फौरन जो इसके जो इंटीरियर मिनिस्टर था अल्बान गवर्नमेंट के, उनको बुलाया था और हमारे सागदार सब गए थे। तो चाइनीज ने अफगानिस्तान के साइड के ऊपर भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें जो है वो वहां से लेकर आए और अब दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेस्टर्न बॉर्डर जो पहले डिस्टर्ब था वो अब पाकिस्तान के हक में but Brigadier साहब, ईरान इज राइट नाउ इन अ रियली ट्रिकी सिचुएशन। मुझे ये बताइए कि कल होने वाली जो एक अमरीकी हमला है जिसमें वो कहते हैं कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को ऑब्लिटरेट किया गया है, आप इस प्रोवोकेशन के बाद तेहरान से क्या रिएक्शन रिस्पांस की उम्मीद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान, एक बड़ा ख़तरनाक बयान ये भी दिया गया कि आफ्टर दिस अटैक कहीं पे भी कोई भी अमरीकी तनसीबात हैं, दे आर नाउ अ फेयर टारगेट। ये ईरान की तरफ से बड़ी क्लियर इंडिकेशन आई है। आपके तज्जिए में आप किस किस्म का रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तेहरान से? देखिए, जहाँ तक कल जो फर्दो, इस्फहान और जो इनका दूसरे जो थे नतान्स वाला, उसके ऊपर जो हमला किया गया था न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर, वो उससे पहले ईरानियंस को अच्छी तरह अंदाजा था कि इनके ऊपर हमला हो सकता है और इसकी इंडिकेशंस भी आ रही थी। तो लिहाजा ईरान के मुताबिक वो वहाँ से अपने जो मिसाइल मटीरियल है उनको शिफ्ट कर दिया था और उसकी कोर जो थी जहाँ पे ये एनरिचमेंट होती है वो भी कूल थी, और इसलिए वहाँ पे जो होने वाला नुकसान है जो कि मेन कोर बिल्डिंग को नहीं हुआ, उसके टनल्स को हुआ जो ईरान के मुताबिक, तो लिहाजा उस तरह की रेडिएशंस भी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वेदर रेडिएशंस आउट और नॉट, ये एक ऐसे मुल्क की जो है वो जो कि रीजनल पावर है उसकी सोवरेनिटी के ऊपर चैलेंज किया है या उसको अटैक किया है अमेरिकन ने, और डीप स्टेट जो वाशिंगटन के अंदर उसके कहने के ऊपर या उसके प्रेशर में आके अब जो ईरान की पोजीशन है कि हम अमेरिकन अड्डों को जो हिट करेंगे जो कि इराक में है, कतर में है, यूएई में है, सऊदी अरब में है, जॉर्डन में है,
तो लिहाजा अगर इसको ये हिट करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में ये हिट करेंगे, तो उससे फिर ना सिर्फ अमेरिकन जो है मजीद इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि वो जो दीगर हमारे इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पे ये बेसिस हैं, उनसे जो एक सपोर्ट इसका डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट मिल रही है, वो शायद डॉर्मेंट हो जाए या वो थोड़ी डाइल्यूटेड हो जाए। तो लिहाजा ईरान को बड़े वादे तौर पर क्लियर पोजीशन लेनी होगी, ताकि ना अपने वो दोस्तों को जाहिर करे, उनको मायूस करे, बल्कि एट द सेम टाइम वो डी-एस्केलेशन की तरफ जाएं व्हाइल मेंटेनिंग दी सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी आल्सो। तो लिहाजा इस वक्त जो ज्यादा जिम्मेदारी है वो ईरान के ऊपर है, लेकिन जंग कभी भी मसाइल का हल नहीं हो सकती, एज अ टूल यूज होता है, एज अ मीन यूज होता है टू मीट द पॉलिटिकल एंड। तो ठीक है, अभी जो अमेरिकन ने भी अटैक किया है, ठीक है, डीप स्टेट की मजबूरी में आके उन्होंने कर दिया, लेकिन अगर आप कहें कि उन्होंने कोई सिविलियन सो कॉल्ड सुपर पावर है, यानी अभी भी हम एक्सपेक्ट करें, जैसे अमेरिका ने एक किरदार पाकिस्तान भारत तनाज़े में दिखाया कि वो एक मीडिएटर का किरदार रखता है, वो अपने आप को एक मैच्योर डेमोक्रेसी कहता है, वर्ल्ड पीस के लिए कोशां अपने आप को हमेशा कहता है। ये जो आपकी बात की जी, उन्होंने मजबूरी में आके या डीप स्टेट में आके, अगर अमेरिका जैसा मुल्क मजबूर हो सकता है, सो दिस इज़ एट बेस्ट प्रोवोकेशन, दिस इज़ एट बेस्ट ट्राइंग टू गेट अ नेगोशिएशन एज। अब्दुल्ला साहब, एक तरह से धौंस जमाई जा रही है और अब एक्सपेक्टेशन है कि मैच्योरिटी का या ज़मीनी हक़ाइक़ का एक अहाता करते हुए ईरान एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी के साथ सबूत देते हुए इसको डी एस्केलेशन की तरफ लेके जाए। इन ऑल रियलिटी, इन ऑल प्रैक्टिकलिटी, क्या आप इसको पॉसिबल देखते हैं या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तेहरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए, तेहरान जो है वो इम्पल्सिव इन नेचर है और रिएक्शनरी है, और बिकॉज ये ऐसा ही होता है, ये रिएक्शन के अंदर आपको पता है एक इनकलाब आया और उसके बाद फिर वो रिएक्शनरी सोच जो है वो प्रिवेल कर रही है। इसलिए ब्रिगेड साहब, मैं बहुत इनका जो है वो बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन यहाँ जो बात है इन्होंने कही, आई टेंड टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, कि ईरान हैज़ टू शो मैच्योरिटी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्रेसर कौन था? अगर ये ऐसा ही था कि पाकिस्तान शुड हैव शोन मोर मैच्योरिटी, को इंडिया के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था। भाई क्यों? अगर वहां एक थर्ड मुल्क इन्वॉल्व हो जाता तो फिर अब वो पड़ोसी के अंदर आपने में हैं और उस पड़ोसी ने आपके घर पर हमला करने के अंदर मुआवनत फराहम की है। अब आप मुझे बताएं कि वो क्या, क्योंकि एक एस्पेक्ट वो है जिसके साथ बिल्कुल ब्रिगेड साहब सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर इस वॉर थिएटर को उन्होंने बढ़ाना है और उसको जो है वो एस्केलेट करवाना है और रीजनल पावर्स के साथ साथ जो है रशिया और चाइना को इन्वॉल्व करना है, तो फिर तो ये जंग को उन्होंने तूल देना होगा और इसको प्रोलोंगेशन के अंदर ईरान को फायदा मिलेगा। दूसरी जानिब जो है इजराइल कमजोर से कमजोर होता चला जाएगा। अभी खामेनेई साहब का जो बयान आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इजराइल जो है हमारा टारगेट रहेगा, यानी कि अगर अमेरिकन को वो हो सकता है फिल वक्त जो है वो टच ना करें, और इजराइल के ऊपर जिस तरह से हमने कल देखा कि उनका तमाम जो उनका फोकस था वो तेल अवीव के ऊपर, हैफा के ऊपर था, और अभी उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं they could be the next target in अब्दुल्ला साहब, मुझे थोड़ा सा इजराइल के पब्लिक सेंटिमेंट के बारे में भी बताएगा। नेतन्याहू वाज ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ टर्मोइल, लेकिन उन्होंने गजा के हवाले से जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया था, ही मेड हिमसेल्फ इंडिस्पेंसिबल इन द पॉलिटिक्स ऑफ इजराइल, कि उन्होंने इतना बड़ा एक हवा बना दिया गजा को और इजराइल की सिक्योरिटी को। लेकिन अब जिस नहज पे वो ईरान इजराइल तनाज़े को ले आए हैं और पहली दफ़ा तेल अवीव, हाइफा, इजरायली ये नोटिस कर रहे हैं कि जंग होती क्या है, जब मिसाइल बरसते हैं और जिस किस्म की तबाही आती है वो होती क्या है। क्योंकि आज तक तो उनका सामना सिर्फ गजा से था, जहाँ पे अटैक होते थे शायद वो उसको फायरवर्क्स की तरह एंजॉय करते थे, और हमने देखी इस तरह की वीडियोस कि अपने घर की छत पे बैठ के ये देखना कि किस तरह तबाही आती है। लेकिन जब ये मिसाइल अपने घर पे बरसते हैं, तो मुझे बताइए कि इजराइल में इस वक्त ऑन ग्राउंड पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? देखिए, दो दुनिया के मुल्क जो हैं वो उनका जो दे बिकेम विक्टिम ऑफ देयर सेल्फ जेनरेटेड प्रोपेगेंडा, वो अपने आप को इतना उन्होंने एलिवेट कर दिया था, एक इंडिया और एक इजराइल के हम पता नहीं इनविंसिबल हैं, अनटचेबल हैं, अनरीचेबल हैं, और ये बात जो है उनको पकड़ लिया। दुनिया के अंदर दोनों का भांडा जो है वो फूट गया। और अब आप ये देखिए कि इजराइल के अंदर सेंटिमेंट ये है कि लोग जो बंकर्स में बैठे हैं एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं, उनके ऊपर पेपर स्प्रे हो रहे हैं, और वो तो ये समझते थे कि जनाब हम तो
कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन नतीजा ये है कि वहां तो मिसाइल की बारिश हो रही है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अगर रिजीम चेंज होनी है तो वो इजराइल में होगी, मेरी बात मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि नेतन्याहू के मुतल्लिक अब आप देखें कि क्या सदर बिल क्लिंटन क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने भी ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए बातें की अपनी रिजीम में, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का तरीका नहीं इख्तियार किया। सर 1995 से हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू के बयानात आ रहे हैं कि इजराइल सिर्फ दिन, हफ्ते, घंटे दूर है न्यूक्लियर असासे बनाने में। इससे उन्होंने सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाई है और बड़ी जोरदार तरीके से ये आवाज़ हम देखते हैं कि अमेरिका में भी आ रही है। एंड प्रॉबली आप दोनों के मैं फाइनल कमेंट्स लेना चाहूँगी कि हमारे जो यानी अमरीकी आवाज़ें हैं वो ये कहती हैं कि ये नेतन्याहू की जंगें हैं जिसमें अमेरिका हमेशा इम्प्लिकेट हो जाता है। क्या इसको रेजिस्ट कर पाएगा अमेरिका? सबसे पहले अगर ब्रिगेडियर आप इसके ऊपर कमेंट करें। देखिए, नेतन्याहू की जंगें इसमें कोई जो है इनकार नहीं किया जा सकता। जब से नेतन्याहू आया 2022 में इसकी पॉलिटिकल हालत देखें तो बेसिकली इसका पॉलिटिकल सर्वाइवल है। और इसराइल की जो डीप स्टेट है, उसके जो न्यू कॉन्स हैं जो वाशिंगटन बेस्ड हैं, उनका प्रेशर आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस एक्शन लेते हैं बगैर कांग्रेस की अप्रूवल का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसराइल लॉबी जो है वो पूरी तरीके से हावी है। आपके इलेक्शंस वहाँ पे देख लें वाशिंगटन के अंदर, तो उनकी फंडिंग से वो उनके प्रेसिडेंट के लोग बनते हैं। तो लिहाजा इस तमाम तनाजुर के अंदर देखा जाए तो एक बड़े वाज़ेह तौर पर इसराइल का, और जहाँ तक जो अब्दुल्ला गुल साहब भी कह रहे हैं, नेतन्याहू ने अब से 2-3 दिन पहले कहा था कि पीस जो है, अमन जो है ताकत से आता है। अब ईरान ने जब ठोस किस्म की और वार्निंग दी हैं और कहा कि हम इसको हिट करेंगे इनके बेसिस को, तो अमेरिकन की जानिब से भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई कि हमारी ईरान के साथ जंग नहीं, हमारा तो सिर्फ मकसद जो था तो ईरान को जो डीन्यूक्लियराइज करना था। बिल्कुल नेतन्याहू की भी स्टेटमेंट आई है कि मैं ईरान के साथ उस तरह से लड़ाई नहीं चाहता, मेरा मकसद अचीव हो गया। अब्दुल्ला गुल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं शायद समझाने में नाकाम रहा, लेकिन ऑफ कोर्स जब तक आप नहीं सर, आप दोनों की बात हमारे व्यूवर्स तक पहुंच गई है। नेटली वक्त की किल्लत के बायस मुझे ये सेगमेंट क्लोज करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर अहमद हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद थे, और दोनों का जज्जिया इस वक्त ऑन पॉइंट है। ये बदलती भी सिचुएशन है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू कवरिंग इट ड्यूरिंग द वीक।